नारे भी उसके विरुद्ध वहां की जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, वो लगा रहे हैं। और उसमें सीधे तौर पर उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि सैन्य शासन नहीं चाहिए, ये नारे लगने लगे। एक गुट को यह लग रहा है कि सेना दखल दे रही है, इसीलिए युवाओं का एक धड़ा सेना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहने लगा कि राष्ट्रपति को बाहर लाया जाए। नेपाल में जिन जेन जी आंदोलनकारियों ने 4 बार के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली की सत्ता को उखाड़ा है, अब उन्हीं आंदोलनकारियों के एक गुट के निशाने पर नेपाल की आर्मी क्यों है? खबरदार करते सवाल की वजह काठमांडू में सेना के मुख्यालय के बाहर होता ये प्रदर्शन है। नेपाल में अब जेन जी आंदोलनकारियों का एक गुट राष्ट्रपति को बाहर लाने, उन्हें सबके सामने सार्वजनिक करने, नागरिक सर्वोच्चता कायम करने और सैनिक शासन नहीं चाहिए वाले नारे लगा रहा है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या सेना नेपाल की कमान संभालने जा रही है? नेपाल के सेना प्रमुख पहले ही कह चुके हैं कि उनका इरादा सत्ता को हथियाना नहीं है। फिर भी नेपाल में सेना निशाने पर है तो इसकी वजह यह हिंसक आंदोलन है। नेपाल में जेन जी आंदोलनकारियों ने 400 करोड़ में बनी संसद, सिंह दरबार, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास तक को आग के हवाले कर दिया। सवाल आया कि क्या नेपाल की नई सरकार को इनकी जरूरत नहीं होगी? लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न नेपाल की सेना की लेट एंट्री को लेकर है, जिसकी वजह से आंदोलनकारियों ने सभी बड़ी सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा दिया। समय पार्लियामेंट और आर्मी हेडक्वार्टर्स के उस एरिया में हूं जहां पर अगर आप देखें कि आर्मी की तरफ से पूरा कॉर्डन किया हुआ है और लगातार अगर आप देखें कि आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां जो होंगी वो लगातार आपको नजर आ रही होंगी कि वो गाड़ियां जो हैं वो इस जगहों पर मार्च कर रही हैं। और खास बात ये इस समय जो हालात है वो इस तरीके की कि आर्मी पूरे इलाके को कंट्रोल करने पे लगी। हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं कि सुबह से ही कर्फ्यू था, लेकिन उसके बाद से कर्फ्यू के बाद से कुछ ढिलाई बरती गई थी लोगों को उनके सामान लेने के लिए, घर के खाने पीने के लिए सामान, लेकिन उसके बाद दोबारा से स्थिति थोड़ी सी टाइट कर दी गई है। मैं इस समय जिस इलाके में हूं, अगर आप देख रहे हो, ये भद्रकाली का वो इलाका है। इस इलाके के ठीक सामने अगर आप देखें, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है और ठीक मेरे पीछे, यानी अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे हो तो यहाँ से ठीक सामने 100 मीटर दूरी पर पार्लियामेंट है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिस सुप्रीम कोर्ट को आंदोलनकारियों ने नेपाल में जलाकर राख कर दिया, उसके ठीक पीछे ही नेपाल की आर्मी का मुख्यालय है, लेकिन वो भी देश की सर्वोच्च अदालत को बचाने तुरंत नहीं पहुंची। जबकि इसी सेना ने हिंसा के बाद जब सुरक्षा की कमान संभाली तो तस्वीर फिर अचानक बदल जाती है। जो आर्म पुलिस फोर्स है नेपाल का, वो लगातार गश्त कर रहा है तमाम इलाकों में और सुबह से ही ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन सुबह 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से सुबह 10 बजे से जो है इस वक्त कर्फ्यू लागू हो चुका है। और अभी भी आपको हम दिखा रहे हैं, घंटा घर की ही तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दरअसल गौरव ये एपी सेंटर था, यहीं पे जो है सब कुछ हुआ था। 2 दिन जब पूरा हिंसा पूरी तरीके से हिंसा देखने को मिली काठमांडू के कई इलाकों में, तो वीरगंज में भी यहीं पर जो है तमाम बवाल मचा था। लेकिन उसके बाद से आर्मी ने हालात को संभाला है और आर्म पुलिस फोर्स भी लगातार जो है गश्त कर रही है और यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से शांति बहाल की जा सके। नेपाल में सवाल उठ रहे हैं कि अगर वहां की सेना वक्त पर आ जाती तो ना तो सुप्रीम कोर्ट जलता, ना ही आंदोलनकारी बेकाबू होते और ना ही नेपाल की ऐसी हालत होती। नेपाल में कई लोगों को ये बात पच नहीं पा रही कि सेना की नाक के नीचे सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक कैसे जला दिए गए, जिससे बात इतनी आगे तक बढ़ गई। नेपाल में जेनजी प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद उसने एक हिंसक रूप लिया। उसके बाद से ही पशुपतिनाथ मंदिर को फिलहाल दर्शन के लिए बंद रखा गया है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी पशुपतिनाथ मंदिर में आ रहे हैं और बाहर से ही माथा टेक कर जा रहे हैं। आपको एक बार हम तस्वीर दिखाते हैं कि अंदर की क्या स्थिति है। आमतौर पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन क्योंकि हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं नेपाल के अंदर, काठमांडू के अंदर, इस वजह से लोग दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर का, लेकिन बाहर से प्रणाम करने के लिए जरूर आ रहे हैं। नेपाल में हिंसा के 40 घंटे बाद सेना की एंट्री भारत में नेपाल के राजदूत रहे दीप कुमार उपाध्याय के मन में सवाल पैदा करती है, जिनके घर को भी आंदोलनकारियों ने जला दिया है। दीप कुमार उपाध्याय ने एक इंटरव्यू में
बताया है कि लोग सेना से सवाल पूछ सकते हैं कि संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और सिंह दरबार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पास थी, तो यहाँ आग कैसे लगा दी गई। मुझे नहीं पता कि ये जानबूझकर हुआ या फिर इस डर से कि कहीं और ज्यादा लोगों की जान न चली जाए। मुझे लगता है कि नेपाल की आर्मी ने आक्रोशित भीड़ को सब कुछ करने दिया ताकि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए। लोगों ने बैंक तक लूटना शुरू कर दिया था, लेकिन 10 बजे रात के बाद आर्मी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया तो चीजें काबू में आई। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि नेपाल की सेना को पहले ही ऐसा करना चाहिए था। नेपाल में संसद, राष्ट्रपति निवास, सिंह दरबार और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के ही पास थी, तब भी सब कुछ जलने से नहीं रोका जा सका। अब इस हिल्टन होटल को ही देखिए, जो नेपाल की पहचान रहा है। इसका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी इसे जलाकर राख कर दिया गया। आंदोलनकारियों की इस हरकत ने नेपाल के नौजवानों के भविष्य पर ही हथौड़ा चलाया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब आंदोलन के नाम पर कुछ लोग हिल्टन होटल को जलाने जैसा देश को नुकसान पहुंचाने वाला काम कर रहे थे, तब नेपाल की सेना क्या कर रही थी और वो कहां थी? क्यों उसने 40 घंटे बाद मोर्चा संभाला? शायद इसीलिए अंतरिम सरकार में नेपाल की सेना की भूमिका को लेकर नेपाल में कई प्रदर्शनकारी आशंका जता रहे हैं और विरोध करने लगे हैं। तो हर जगह पर, हर देश में अलग अलग सुरक्षा बलों पर अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। यहां पर भी हैं, नेपाल में भी हैं। अब जिस तरीके से सेना को लेकर पहले ऐसा लगा, चूंकि सेना ही मध्यस्थता कर रही थी, सेना ही बातचीत कर रही थी, कि युवाओं का विश्वास सेना पर है, लेकिन आज जो नारेबाजी हुई उसने उस भ्रम को भी तोड़ दिया। सुमित, क्या कारण है इसके पीछे? हालांकि कुछ हद तक नाराजगी हमने उस रोज जरूर देखी थी जब हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल, सेना के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा था इवैक्यूएट करने के लिए, नेताओं को नेपाल से बाहर ले जाने के लिए, जो युवा उस समय नाराज हो रहे थे। लेकिन अभी नारेबाजी की हद तक पहुंच जाने का, अविश्वास का एक जो परिस्थिति दिख रही है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, आपने श्वेता वो वर्ड बोल दिया जिससे मैं शुरुआत करने वाला था, ट्रस्ट डेफिसिट। यानी यहाँ विश्वास की भारी कमी है और युवाओं को वो विश्वास हो भी नहीं सकता, क्योंकि देखिए आपने इतने पॉलिटिकल सिस्टम्स को आपने देख लिया, आपने राजशाही देख ली, डेमोक्रेसी, मोनार्क, सब देख लिया, लेकिन जो रिफॉर्म्स जनता मांग रही थी वो रिफॉर्म्स अब तक नहीं हो पाए और शायद इसी वजह से लगातार जेनजी कह लीजिए, युवा कह लीजिए, सड़कों पर उतर आए। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लगातार जो युवा है, जेनजी है, वो उस सिस्टम से रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसी सिस्टम से मांग कर रहे हैं जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरे थे। यानी लगातार यहाँ पर आपने जनता ने आपका सिंहासन तो खाली करा दिया, लेकिन जिन चीजों को लेकर वो मांग कर रहे हैं वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी लोगों से, या फिर आप कहते हैं राष्ट्रपति का मुख देख रहे हैं। अभी महत्वपूर्ण बात क्या है, आपने काकी का बात किया, आपने बालन शाह की बात की। आर्टिकल जो है नेपाल का 106 स्पेसिफिक तौर पर कहता है कि कोई भी पूर्व सीजीआई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो ऐसे में उनको वो इंटरिम पीएम के तौर पर चेहरे को बनाना सबसे बड़ी दिक्कत है। और यही बात आज कई पॉलिटिकल पार्टी से मेरी बात हुई, उनके कई नेताओं ने बात कही कि सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है। दूसरा नाम बालन शाह का वो खुद तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि वो जानते हैं, जैसा आपने भी कहा, कि वो लंबी दौड़ के लिए या लंबी जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में इंटरिम गवर्नमेंट का वो चेहरा बनकर अपने ऊपर वो चीजें नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर दोबारा से ये आंदोलन हुआ या ट्रस्ट चला गया तो निश्चित तौर पर उनके पॉलिटिकल करियर का एंड हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। अभी महत्वपूर्ण ये भी देखना होगा, एक भी चेहरा ऐसा स्पेसिफिक नहीं सामने आ पाया है जिसको लेकर ट्रस्ट बने सभी के अंदर, और वही ट्रस्ट डेफिसिट लगातार बड़ा पैदा होता जा रहा है। वो आगे राष्ट्रपति की तरफ भी गया, वो फिर अब आर्मी की तरफ भी गया, और शायद उसको लेकर अब आने वाले वक्त में ये भी होगा कि मुझे जो लगता है कि निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में राष्ट्रपति के पास ही पाले में गेंद जाएगी, लगातार सेना को जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप लॉ एंड ऑर्डर संभालिए, और फिर फ्रेश इलेक्शन होंगे, जैसा कई बार पहले भी हमने देखा है। तो निश्चित तौर पर ये सारे बड़े कंसर्न्स हैं जो इस समय नेपाल की परिस्थितियों को लोकतंत्र की एक प्रक्रिया होती है, और अगर लोकतंत्र को ही बहाल करने की बात हो रही है तो उसे एक प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है। लेकिन काठमांडू के युवा निर्णय लेने में शामिल हैं, यहाँ के गुट हमें दिख रहे हैं, लेकिन नेपालगंज यानी काठमांडू के बाहर भी तो विरोध प्रदर्शन होता रहा। तो आशीष, वहां पर क्या आवाजें उठ रही हैं, वहां क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, युवा यहाँ पर श्वेता जो है वो सभी इंतजार कर रहे हैं कि काठमांडू में क्या डिसीजन लिया जाता है, और यही वजह है कि सेना के हाथ में होने के बाद भी नेपालगंज में आज की जो घटनाएं हैं उसमें आप मान के चलिए कि जेल से भागने वाले कैदी भी शामिल थे जिनको सेना को गोली तक चलानी पड़ी। यानी कि एक दूसरा मूवमेंट इधर चल रहा है। और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो गुलरिया जैसे स्थानों पर जहां पर मौत इससे पहले जो
हिंसा हुई थी उसमें जो जो डेथ हुई थी उसको लेकर लोगों ने जब कैंडल मार्च निकाला तो वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। यानी कि एक जगह पर पूरा कर्फ्यू है, दुकानें बंद है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। दूसरी तरफ आप मान के चलिए कि जब कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं तो गोलियां चल रही हैं। और एक जो युवा है, जो जेनजी के लोग हैं, जो हेडक्वार्टर में है, वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो डिसीजन आए तब युवा अपना अगला डिसीजन ले, क्योंकि युवा किसी भी तरीके से अब अग्री नहीं हो रहा है कि उसे करना क्या, क्योंकि वो फिर से आंदोलन के लिए कहीं ना कहीं तैयार है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी अगर डिसीजन नहीं होता तो बहुत बड़ी ही कहीं ना कोई ऐसी सूचना या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन यहाँ से शुरू हो जाएगी कि वो फिर आग का रूप ले लेगी। तो नेपालगंज में भी अभी साइलेंट जरूर हैं, लेकिन जो आर्मी के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं वो यही बात कह रहे हैं कि कब तक इनको रोक के रखा जाएगा, कब तक यहाँ तक शांति बनी रहेगी। तो इसलिए भी काफी युवा इसको लेकर चिंतित भी हैं और कहीं ना कहीं वो पूरे तरीके से फोकस है कि आखिर ये कर्फ्यू हटे, सब शांति से हमारी इंतजार चीजें कर स्थिर रहे हैं आए। कि अगला कदम क्या उठाया जाएगा।